स्टूडेंट्स, दिस इज़ रजनी अरोड़ा एंड वेलकम टू लेवल अप अकेडमी। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम क्लास 8 का हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर देखने वाले हैं और चैप्टर का नाम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी एस्टैब्लिशेस पावर। मतलब ट्रेड टू टेरिटरी साफ साफ हमें पता चल रहा है टाइटल से ही कि किस तरह से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो किस तरह से ट्रेड करने के लिए इंडिया के अंदर आती है और वो काफ़ी सारी टेरिटरीज पर अपनी हुकूमत कर लेती है या रूल करना शुरू कर देती है। ठीक है, चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। औरंगजेब वॉज द लास्ट ऑफ द पावरफुल मुगल्स रूलर। औरंगजेब जो था वो लास्ट पावरफुल मुगल रूलर माना जाता था। इसका मतलब ये नहीं है कि औरंगजेब के बाद कोई और रूलर ही नहीं आया, रूलर आए, मुगल्स रूलर आए, लेकिन ये जो था पावरफुल रूलर जो था वो औरंगजेब ही था। इसके बाद कोई इतना ज़्यादा पावरफुल रूलर नहीं रहा था। ठीक है, ही एस्टैब्लिश्ड कंट्रोल ओवर अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द टेरिटरी दैट इज़ नोन एज इंडिया। उन्होंने काफ़ी लार्ज पार्ट के टेरिटरीज़ के जो इंडिया के अंदर काफ़ी सारी टेरिटरीज़ पर कंट्रोल किया था जिसे इंडिया का के नाम से जाना जाता था। आफ्टर हिज डेथ, जब औरंगजेब की डेथ हो गई थी 1707 में, मैनी मुगल्स गवर्नर जो सूबेदार थे, जो जमींदार थे, उन्होंने अपनी ऑटोनॉमी मतलब अथॉरिटी, ऑटोनॉमी, फ्रीडम एजर्ट कर ली थी कि अब हम मुगल्स के अंडर काम नहीं करेंगे, हम मुगल्स के अंडर नहीं रहेंगे। तो उन्होंने अपने अलग अलग रीजनल किंगडम बनानी शुरू कर दी थी। जैसे ही औरंगजेब की डेथ हुई तो वहाँ के सूबेदार ने, जो जमींदार थे, उन्होंने अपनी अलग अलग किंगडम बनानी शुरू कर दी। ठीक है, जैसे कि बंगाल, हैदराबाद, अवध, इसको अलग कर लिया गया। ठीक है, एज पावरफुल रीजनल किंगडम एमर्ज्ड इन वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया, दिल्ली कुड नो लॉन्गर फंक्शन एज एन इफेक्टिव सेंटर। इसका मतलब है कि जिस तरह से जो अलग मुगल ये औरंगजेब की डेथ के बाद अलग अलग रीजनल किंगडम बनने लगी थी, तो दिल्ली जो कि पहले बहुत इफेक्टिव सेंटर हुआ करता था जहाँ से सारे फंक्शन चलते थे, अब वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव सेंटर नहीं रहा था। ठीक है, बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी हाउ एवर अ न्यू पावर वॉज इमर्जिंग ऑन पॉलिटिकल हॉरिजन, द ब्रिटिश। अब सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ तक क्या हुआ था? एक नई पावर, एक नई पॉलिटिकल पावर जो है वो एमर्ज हो रही थी। साथ साथ वो कौन थे? ब्रिटिश थे। डिड यू नो द ब्रिटिश ओरिजिनली केम स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी एंड वर रेलोकेटेंट टू एक्वायर टेरिटरीज? कि क्या आप जानते हैं जो ब्रिटिश थे वो ओरिजिनली यहाँ पर सिर्फ ट्रेडिंग के लिए आए थे, व्यापार करने के लिए आए थे। वो ऐसी कोई भी इच्छा लेकर नहीं आए थे कि यहाँ पर टेरिटरीज को कंट्रोल करेंगे। हाउ डिड दे कम टू मास्टर्स? तो वो इतने बड़े वास्ट एम्पायर के मास्टर कैसे बन गए, कैसे उन्होंने इतने वास्ट एम्पायर को कंट्रोल किया, इस चैप्टर में हम इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू कर रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ईस्ट में आती है। कैसे? इन 1600 में द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड अ चार्टर फ्रॉम द रूलर ऑफ इंग्लैंड क्वीन एलिजाबेथ वन, ग्रांटिंग इट द सोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट। इसका मतलब है 1600 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एक चार्टर मतलब परमिशन ले लेती है इंग्लैंड के रूलर, जो कौन थे? क्वीन एलिजाबेथ वन थे। उनसे वे एक परमिशन ले लेते हैं कि यहाँ पर हमें ईस्ट में ट्रेड करने के लिए एक हमें ही राइट दिया जाए। सोल राइट मतलब सिर्फ उन्हीं को, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले क्या उन्हें परमिशन ले ली कि बाकी कोई भी इंग्लैंड से दूसरी कंपनी जो है ईस्ट में व्यापार करने नहीं आएगी। मतलब 1600 में क्या हुआ? क्वीन एलिजाबेथ ने एक परमिशन दे दी ईस्ट इंडिया कंपनी को कि इसके अलावा, ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई और कंपनी इंग्लैंड से व्यापार करने के लिए नहीं जाएगी ईस्ट में। ठीक है, दिस मेंट दैट, इसका मतलब ये था कि जो नो ट्रेडिंग ग्रुप इन इंग्लैंड कुड कम्पीट विद द ईस्ट इंडिया कंपनी। अब इसका मतलब साफ साफ तो ये था ना कि अब इंग्लैंड से कोई और कॉम्पिटिटर नहीं था ईस्ट इंडिया कंपनी का। विद अ चार्टर द कंपनी कुड वेंचर अक्रॉस द ओशन looking for new land from which it could buy goods at a cheap price and carry them back to Europe to sell at higher prices। इसका मतलब यह है कि अब चार्टर की जब परमिशन मिल चुकी थी तो कंपनी जो है वो अक्रॉस द ओशन व्यापार कर सकती थी और अब वो नई नई अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में देख रही है कि कहाँ से उन्हें गुड्स जो
है वो सस्ते दामों पर मिले और वही गुड्स वो यूरोप में जाकर हायर प्राइजेस पर सेल कर सके। ठीक है, देखो पहले क्या किया, 1600 में परमिशन ले ली कि हमारे अलावा इंग्लैंड से कोई और कंपनी ईस्ट में व्यापार नहीं करेगी। इसका मतलब ये था अब उनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं था, तो अब वो ये जगहें ढूंढ रहे थे कि ईस्ट में कहाँ से ऐसा व्यापार किया जाए जहाँ से गुड्स उनको चीप प्राइजेस पर मिले और उसको वो यूरोप में जाकर जो है हायर प्रॉफिट्स पर बेच सके। द कंपनी डिड नॉट हैव टू फियर, अब उनका कोई कंपटीशन तो था नहीं, मैंने अभी अभी बताया। Mercantile trading companies in those days made profit primarily by excluding competition so that they could buy cheap and sell dear। इसका मतलब है मर्सेंटाइल ट्रेडिंग कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जो प्रॉफिट करने के ऑब्जेक्टिव्स रखती हैं। ऐसी ट्रेडिंग कंपनीज उन दिनों अपने प्रॉफिट्स को कमा रही थी क्योंकि उस टाइम पर उनको कोई भी कंपटीशन नहीं था, वो सस्ते दामों पर खरीदते थे और आगे बेचते थे। द रॉयल चार्टर हाउएवर कुड नॉट प्रिवेंट अदर यूरोपियन पावर्स फ्रॉम एंटरिंग द ईस्टर्न मार्केट। लेकिन एक प्रॉब्लम और थी, प्रॉब्लम ये थी कि ठीक है एलिजाबेथ वन ने एक चार्टर, एक परमिशन दे दी थी ईस्ट इंडिया कंपनी को, लेकिन दूसरी यूरोपियन पावर्स थी वो उनको ईस्टर्न मार्केट में एंटर करने से नहीं रोक सकती थी। और भी दूसरी पावर्स थी जो एंटर कर सकती थी, मतलब अब कंपटीशन स्टार्ट हो चुका था। बाय द टाइम द फर्स्ट इंग्लिश शिप सेल्ड डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका राउंड द केप ऑफ गुड होप एंड क्रॉस द इंडियन ओशन, Portuguese had already established their presence in the western coast of India and had their base in Goa। इसका मतलब है कि जो सबसे पहले फर्स्ट इंग्लिश जो शिप था वो पहुंचा था अफ्रीका, वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका में। कहाँ से पास होता हुआ, केप ऑफ गुड होप से, और वो क्रॉस किया उसने इंडियन ओशन को जहाँ पर पोर्टुगीज ऑलरेडी अपना जो वेस्टर्न कोस्ट, इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट में गोवा के अंदर अपना ट्रेडिंग बिजनेस बनाकर पहले ही ट्रेड कर रहे थे। ठीक है, इनफैक्ट इट वॉज वास्को डिगामा, ये वास्को डिगामा थे जो पोर्टुगीज थे जिन्होंने शिप के थ्रू सी रूट जो है वो इंडिया का सी रूट, मतलब जो इंडिया का सी रूट था 1498 में वो सर्च किया था कि इंडिया से किस तरह से इंडिया जाने का रास्ता क्या रहेगा। ठीक है, बाय द अर्ली 17th सेंचुरी द डच टू वॉज एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रेड इन इंडियन ओशन। और जो अर्ली 17th सेंचुरी तक डच भी आ गए थे वहाँ पर कंपटीशन के लिए, और शीघ्र ही जो फ्रेंच ट्रेडर्स थे वो भी वहाँ पर पहुँच गए थे। मतलब कंपटीशन देखो कितना ज़्यादा हो रहा है, पहले वहाँ पर ब्रिटिशर्स ऑलरेडी हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है पोर्टुगीज पहुँच चुके हैं, फिर डच आ चुके हैं, फ्रेंच ट्रेडर पहुँच चुके हैं, तो कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि सभी कंपनीज जो थी वो सेम चीज़ें खरीदने में इंटरेस्टेड थी, जैसे कि फाइन क्वालिटी ऑफ कॉटन, सिल्क जो इंडिया में प्रोड्यूस किया जाता था, जिसकी यूरोप में बहुत बड़ी मार्केट बन गई थी। पेपर, क्लोव्स, लौंग, इलायची, दालचीनी वगैरह ये बहुत ज़्यादा ग्रेट डिमांड के अंदर थे। कंपटीशन जो था यूरोपियन कंपनीज़ में बहुत ज़्यादा चल गया था। लेकिन अब कंपटीशन देखो कैसे चल गया था, जिसके कारण वो प्रॉफिट बहुत कम अर्न कर पा रहे थे। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक पेन है, ठीक है, उस पेन का के 3 जो हैं वो पर्सनस इसको ख़रीदना चाहते हैं। एक पर्सन ने बोला मैं इसके 5 रुपीज़ दूंगा, दूसरे ने बोला 10 रुपीज़, तीसरे ने बोला कि 15 रुपीज़। तो मैं 15 रुपीज़ जिसने मुझे बोला मैंने उसे पेन दे दिया, और उसने जाके आगे वो पेन को अपनी कंट्री में जाकर 20 रुपीज़ में सेल कर दिया। लेकिन ये क्या क्यों हुआ, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स ज़्यादा थे। अगर कॉम्पिटिटर्स ना होते तो शायद वो पेन मुझे 5 रुपये में ही सेल करना पड़ता। तो इसलिए क्या कहा जा रहा है कि द ओनली वे, यहाँ पर बोला गया है कि दीज गुड्स कुड बी परचेज्ड एंड दिस रिड्यूस द प्रॉफिट दैट कुड बी अर्नड। तो ये जो कंपटीशन था इसके कारण प्रॉफिट बहुत कम हो गया था जो वो लोग अर्न करते थे। द ओनली वे, अब जो एक ही वे था ट्रेडिंग कंपनीज के फ्लरिश होने का, के विकास होने का, कि मतलब कंपनी तभी सर्वाइव कर सकते हैं जब अपने कॉम्पिटिटर, जो राइवल कॉम्पिटिटर्स हैं उनको एलिमिनेट, उनको अपने रास्ते से हटाया जाए। अब रास्ते से हटाने के लिए क्या किया जाएगा, फायर्स बैटल, बहुत बड़ी बड़ी बैटल्स होने लगी ट्रेडिंग कंपनी के बीच में। 17 और 18th सेंचुरीज के अंदर वो एक दूसरे के शिप्स के ऊपर अटैक करने लगे, रूट को ब्लॉक करने लगे, और जो उनके शिप्स जिसमें वो अपना सामान सप्लाईज जो है वो भरकर लेकर जा रहे थे उनके ऊपर अटैक किया जाने लगा। ठीक है, अब जो बिजनेस था, मतलब ये लगा लो आर्म्स के ऊपर चल रहा था, हथियारों से बिजनेस होने लगे थे। ठीक है, और फोर्टिफिकेशन के लिए बंदी से अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट किया जा रहा था। दिस एफर्ट टू फोर्टिफाई सेटलमेंट एंड कैरी ऑन प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग ऑल्सो लेड टू इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट विद रॉयल रूलर्स, लोकल रूलर्स। अब प्रॉब्लम
प्रॉब्लम एक और भी थी इसके साथ साथ, कि जैसे मान लीजिए जैसे ब्रिटिशर्स ने ये बंगाल की साइड से अपना ट्रेडिंग स्टार्ट किया था, तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया, फोर्टिफिकेशन करना शुरू कर दिया, मतलब किलाबंदी करने शुरू कर दी, और उस किलाबंदी के अंदर अपना सामान को स्टोर करने लगे जो वो एक्सपोर्ट करना चाहते थे, ठीक है, ताकि कोई और उसको नुकसान ना पहुंचाने लगे। अब हम किसी के घर में जाकर किलेबंदी करेंगे तो वहाँ के लोकल रूलर्स को तो प्रॉब्लम होगी ना, तो इस तरह बंगाल के जो लोकल रूलर्स थे उनको प्रॉब्लम होने लगी, उनके साथ उनके कन्फ्लिक्ट होने लगे। कंपनी देयरफॉर फाउंड इट डिफिकल्ट टू सेपरेट ट्रेड फ्रॉम पॉलिटिक्स, इसलिए ट्रेड को पॉलिटिक्स से जो अलग रखना है वो मुश्किल हो गया था। तो आगे देखिए क्या हुआ फिर। नेक्स्ट इज ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिन ट्रेड इन बंगाल, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने बंगाल में ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वो सेटअप, अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछी जा सकती है कि जो फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री थी वो कहाँ पर सेटअप की गई, ये सेटअप की गई थी बंगाल में हुगली रिवर पर 1651 में, ठीक है। दिस वॉज अ बेस फ्रॉम विच, यहाँ ये एक बेस था जहाँ से कंपनी के ट्रेडर्स जो हैं, जिन्हें की फैक्टर्स बोला जाता था, वो यहाँ से एक तरह से आधार बना था, फाउंडेशंस थी जहाँ से चीज़ें ऑपरेट की जाती थी। मतलब यहाँ पे एक फैक्ट्री सेटअप हो गई जहाँ पर, और फैक्ट्री में जो काम करने वाले लोग थे उनको क्या बोला जाता था, फैक्टर्स बोला जाता था। दिस फैक्ट्री हैड अ वेयर हाउस, इसमें एक वेयर हाउस था जिसमें एक्सपोर्ट के लिए चीज़ें स्टोर की जाती थी, और इसके अंदर ऑफिशियल्स जो लोग थे वो यहाँ पर बैठते थे और कंपनी की हर एक चीज़ को मैनेज करते थे। एज ट्रेडर, जैसे जैसे ट्रेड एक्सपेंड होने लगा, कंपनी ने वहाँ के लोगों के, बंगाल के ट्रेडर्स को आने के लिए बोला, और फैक्ट्री में काम करने के लिए बोला, सेटल होने के लिए बोला, ठीक है। इन 1696 इट बिगेन बिल्डिंग अ फोर्ट अराउंड द सेटलमेंट, मतलब 1696 में क्या हो गया, एक फोर्ट बनने लगा पूरी सेटलमेंट्स के अराउंड, ठीक है। 2 years लेटर, 2 साल के बाद क्या हुआ, जो मुगल्स के ऑफिशियल्स थे उनको ब्रिटिशर्स ने ब्राइब देना, रिश्वत देकर जो जमींदारी राइट्स थे वो ले लिए। जमींदारी राइट्स कैसे, 3 विलेजेस के जमींदार राइट्स, इसका मतलब है कि वो 3 विलेज से टैक्स इकट्ठा करेंगे। अब उन्होंने ये राइट्स ले लिए थे मुगल्स को रिश्वत देकर, ठीक है, ब्राइब्ड मुगल्स ऑफिशियल, ठीक है। वन ऑफ दीज वाज, उनमें से एक था कैलिकाता विच लेटर, जिससे कि हम बाद में कौन सी सिटीज बोलते हैं, कलकत्ता या कोलकाता, ठीक है, आज के टाइम पर। इट ऑल्सो प्रिसीडेड द मुगल एम्पायर औरंगजेब। अब उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने एक और चीज़ की, उन्होंने जो औरंगजेब थे मुगल एम्पायर, ठीक है, उनको मुगल एम्परर थे जो औरंगजेब, उनको उनसे एक फरमान इशू करवा लिया। फरमान इशू क्या करवा लिया कि अब हमें जो भी हम व्यापार करेंगे, जो भी हम ट्रेड करेंगे, उस पर कोई भी टैक्स नहीं पे करेंगे। तो यहाँ पर देखो, राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री, मतलब अब ये यहाँ पर कोई भी व्यापार करते हैं तो उन्हें कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ऐसा फरमान भी उन्होंने औरंगजेब से फरमान निकलवा लिया था। एक रॉयल ऑर्डर निकाल दिया था औरंगजेब ने, फरमान मतलब रॉयल ऑर्डर, ठीक है। द कंपनी ट्राइड कॉन्टिन्यूसली टू प्रेस फॉर मोर कंसेशन एंड मैनिपुलेट एग्जिस्टिंग प्रिविलेजेस, जो कंपनी थी वो कॉन्टिन्यूसली कंसेशन, ज़्यादा से ज़्यादा कंसेशन लेने की कोशिश कर रही थी और मैनिपुलेट कर रही थी चीज़ों को। औरंगजेब का जो फरमान था उसमें ये कहा गया था कि तुम्हें टैक्स जो करना, जो भी तुम ट्रेड करते हो उसके ऊपर तुम्हें कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ऑफिशियल्स, जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे, उन्होंने अपने प्राइवेट ट्रेड के लिए इन चीज़ों को यूज़ करना शुरू कर दिया, इस फरमान को यूज़ करना शुरू कर दिया। जैसे कि मान लीजिए कोई एक पर्सन है, ठीक है, कोई ब्रिटिशर है, उसको अपनी वाइफ के लिए कोई नेकलेस पसंद आ गया तो उसने उसको पर्सनली लेना शुरू कर दिया और उसके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं पे किया, ठीक है। तो इसके कारण जो बंगाल है उसके अंदर रिवेन्यू का काफ़ी लॉस होने लगा। हाउ कुड द नवाब ऑफ बंगाल मुर्शिद कुली खान नाउ प्रोटेस्ट, अब देखो मुर्शिद कुली खान किस तरह से प्रोटेस्ट करेंगे, इस चीज़ को हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।